Welcome to my channel Competitive Exam Warriors. Don't forget to subscribe to my channel and also don't forget to hit the bell button to stay updated to my latest notification. पार्ट 2 इसका हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में। और ये चीज़ हम बिफोर बता देते हैं कि ये जो सब क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हैं ये सब लिया गया है rbi.org.in के FAQ से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से। तो सब कुछ जेन्युइन है। अगर आप लोग मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली RBI की साइट में जाके rbi.org.in इस साइट में जाके FAQ चेक करें में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में। तो अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये सब जेन्युइन है, इसमें कोई ट्विस्टेड फैक्ट्स नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आप लोग प्लीज़ rbi.org.in साइट विजिट कर लीजिएगा। तो ठीक है, ये जो सब चीज़ है आप लोगों को पहले से पता है तो मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आपको PDF मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, बेल बटन को भी दबा के ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए और टाइम वेस्ट ना करके हम आगे चलते हैं। और मेरा जो रेफरल कोड है यूज़ कीजिएगा, फिर आप लोगों को भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी प्लस सेक्शन को सब्सक्राइब करने के लिए, किसी भी कैटेगरी, बीट UPSC, बैंकिंग, रेलवेज, कहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्योंकि बहुत कुछ डिस्कस करना है इस टॉपिक पे। ठीक है, ये सब मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ तो फिर से रिकैप नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट जाता हूँ आज के टॉपिक में, जो है व्हाट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, दैट इज़ IFSC। IFSC इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट भी है और नंबर्स भी हैं। जैसे मान लीजिए ABC 1 2 3 ऐसे टाइप का अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द NEFT सिस्टम। मतलब NEFT में कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जो बैंक इंटरनेट एनेबल्ड है और जो बैंक CBS एनेबल्ड है, मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये सब बैंक NEFT में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो IFSC ऐसा एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कोई भी बैंक के ब्रांच को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब सही से वही बैंक है वो मतलब एक जो बैंक है, बैंक का ब्रांच है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा सिस्टम? वो यूनिक जो कोड है, दैट्स IFSC, यूनिक कोड से उस बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अभी जो IFSC कोड है ये एक 11 डिजिट का कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। जिसका फर्स्ट 4 लेटर्स अल्फ़ाबेट, मतलब ABCD ऐसा टाइप का कोड है। HDFC का HDFC, SBI N ऐसा टाइप का होता है, 4 अल्फ़ा कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव बैंक जो बोलते हैं। और जो लास्ट 6 कैरेक्टर्स होता है उसमें वो रिप्रेजेंट करता है ब्रांच को। ठीक है, लास्ट जो 6 कैरेक्टर्स है वो रिप्रेजेंट करता है बैंक ब्रांच को। ब्रांच को रिप्रेजेंट लास्ट 6 कैरेक्टर्स, पहला 4 कैरेक्टर्स कौन से को इंडिकेट करेगा? बैंक को, और लास्ट 6 कैरेक्टर्स करेगा ब्रांच को जो डिजिट्स में होता है। और जो फिफ्थ कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज जीरो होता है। IFSC यूज बाय द NEFT सिस्टम टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन, मतलब रेमिटर बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और जो मैसेज जो है, मतलब पैसे जो सही से ट्रांसफ़र करना होता है, मैसेज मतलब पैसा जो है कितना डिडक्ट करना है, कितना क्रेडिट करना है, वो मैसेज अप्रोप्रिएटली भेजना कंसर्न बैंक, मतलब बेनिफिशियल बैंक, रेमिटर से बेनिफिशियल बैंक में सही से पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, इसलिए IFSC का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप लोगों को लगता होगा NEFT में जो फंड ट्रांसफर कौन कौन कर सकता है, हु कैन अवेल दिस फीचर? अभी देखिए, मान लीजिए जैसे इंडिविजुअल्स, मतलब कोई भी आम आदमी, बिजनेसमैन, कोई भी फार्म्स, कॉरपोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस जिसके अकाउंट्स है किसी भी मेंबर बैंक में जो NEFT में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब NEFT एनेबल्ड बैंक होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी फार्म को, किसी भी कॉरपोरेट को जिसका अकाउंट है कोई भी अदर बैंक इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज़ इंडिया, पार्टिसिपेटिंग इन द NEFT सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे और भी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसमें। जैसे इज देयर लिमिट ऑन फंड्स ऑन अमाउंट टू बी लिमिटेड थ्रू NEFT सिस्टम, मतलब फंड ट्रांसफर का भी लिमिट है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी है कि नहीं? ऐसे कोई भी लिमिट इम्पोज नहीं किया है RBI फिलहाल फंड ट्रांसफर के लिए NEFT सिस्टम पर। बैंक जो ट्रांसफ़र करते हैं वो अपने रिस्क में किसी भी अमाउंट को अप्रूव डी अप्रूव कर सकते हैं, वो बैंक के ऊपर फुल्ली छूट दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन द NEFT सिस्टम बी यूज फॉर रेमिटिंग फंड्स इवन बाय दोस्त हु डू नॉट हैव बैंक अकाउंट? जिसका बैंक खाता भी नहीं है तो वो क्या NEFT में पार्टिसिपेट कर सकते हो? वो क्या रेमिट फंड कर सकता है? हाँ, जिसका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है वो भी रेमिट फंड कर सकता है फ्रॉम NEFT टू अ बेनिफिट जिसका बैंक अकाउंट है विथ अनदर NEFT बैंक अकाउंट मेंबर बैंक। इट कैन बी डन, कैसे कर सकता है? कैश डिपॉजिट कर सकता है, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो क्या करेगा? नियरेस्ट NEFT एनेबल बैंक ब्रांच पे कैश डिपॉजिट करेगा, फॉर्म फिल करेगा, कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऐसा करके वो फंड डिटेल्स कर सकते हैं, मतलब जिसमें ट्रांसफ़र करेगा उसका सब कुछ डिटेल्स बैंक का रहेगा, तो कैश डिपॉजिट करके वो ट्रांसफ़र कर भी सकता है। ये जो टाइप का कैश रेमिटेंस होगा इसका मैक्सिमम लिमिट होता है 50,000 पर ट्रांजेक्शन। वैसे तो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है,
पर कैश रेमिटेंस के लिए मैक्सिमम लिमिट है 50,000, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अच्छा है कि आप लोग बैंक खाता खुलवा लीजिए। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैन आई सेंड फंड्स टू माई रिलेटिव फ्रेंड रिसाइडिंग अब्रॉड, में बाहर जो रहते हैं तो एनईएफटी सिस्टम, हाँ ये भी अलाउड है, पर ये सिर्फ अलाउड है नेपाल में अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम। पर इसमें क्या है, वन वे ट्रांसफर होता है, जैसे इंडिया से नेपाल जाएगा, नेपाल से इंडिया वापस नहीं आएगा। अंडर द स्कीम द रेमिटर कैन ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी ऑफ द एनईएफटी एनेबल्ड बैंक ब्रांच इंडिया टू नेपाल irrespective of whether the beneficiary in Nepal maintains an account with a bank branch in Nepal or not। मतलब नेपाल में किसी को भी ब्रांच में, मतलब इंडिया से नेपाल में पैसे आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते किसी को भी, इरेस्पेक्टिव मतलब उसको जो बेनिफिशियरी जिसको हम पैसे भेज रहे हैं उसका नेपाल में बैंक है कि नहीं, कोई अकाउंट मेंटेन है कि नहीं, उसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उसका कहीं भी अकाउंट हो, वो बेनिफिशियरी नेपाल में डिसाइड करे, बस यही काफ़ी है। इसके आप लोग यहाँ से नेपाल में किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेनिफिशियरी जो पैसे रिसीव करेगा इंडियन रुपी में रिसीव नहीं करेगा, वो रिसीव करेगा नेपालीस रुपी में। एक बार डिटेल्स ऑफ जो इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम है इसके बारे में अगर आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आरबीआई में जो वेबसाइट rbi.org.in, वहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं डिटेल्स जानने के लिए रिगार्डिंग इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। अभी ऑपरेटिंग आवर्स एनईएफटी क्या है, पहले तो था हाफ अर्ली बेसिस, उसके पहले तो आवरली बेसिस, अलग अलग टाइमिंग्स होते थे बैच प्रोसेसिंग के। पर अभी फिलहाल वो राउंड द क्लॉक 24/7 365 डेज अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट द राउंड द क्लॉक ऑन ऑल डेज, दैट इज़ 24/7 365 बेसिस। एनईएफटी बैच में तो ऑपरेट करते हैं हाफ अर्ली इंटरवल्स, जो पहले हुआ था वही है, मतलब सेकेंड जो हुआ था, पहले तो आवली था उसके बाद हाफ अर्ली हुआ, वो हाफ अर्ली रह गया अभी भी बैच प्रोसेसिंग के लिए। पर पहले क्या था, जब बैंक खुला रहता था तब और सैटरडेज में संडे बैंक वाले ऑपरेट नहीं करता था, अभी 24/7 365 ऑपरेट होता है जस्ट लाइक IMPS UBI। NEFT present operates batches half hourly intervals throughout the day. In case non availability NEFT for any reason, appropriate message will be broadcast by RBI to all system participants। मतलब किसी भी टाइम होता है ना, सर्वर डाउन होता है, लिंक फेलियर होता है, वैसे NEFT अगर डाउन रहेगा तो RBI सब पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कर देगा थ्रू SMS कि अभी NEFT डाउन है, अभी कोई NEFT प्रोसेसिंग नहीं होगा। ये तो कभी भी RTGS में होता है, IMPS में आप लोग देखे होंगे, सर्वर डाउन लिंक फेलियर जब होता रहता है। तो अभी दो स्लाइड्स है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी आपके साथ, और कुछ टॉपिक जो रह गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे चार्जेस वगैरह। व्हाट आर द ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ एनईएफटी सिस्टम हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कैसे होता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन, जैसे व्हाट आर द कस्टमर चार्जेस, मतलब चार्जेस प्रोसेसिंग चार्जेस होता है बाय बैंक फॉर एनईएफटी ट्रांजैक्शंस। अभी आरबीआई तो मेंबर बैंक के ऊपर एनईएफटी ट्रांजैक्शंस के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करते, जो एनईएफटी सर्विस सेंटर आरबीआई ऑपरेट करता है तो उसके लिए आरबीआई पार्टिसिपेटिव बैंक के ऊपर कोई भी चार्ज लागू नहीं करती। और इनवर्ट ट्रांजैक्शन वैसे भी कोई चार्जेस नहीं है। मान लीजिए इन एसबीआई के एक बैंक से एसबीआई के और एक ब्रांच में अगर पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो इनवर्ट ट्रांजैक्शन बोला जाता है उसको, इंट्रा बैंक जो ट्रांजैक्शन, उसमें कोई भी पैसे चार्जेस नहीं लगते हैं। पर अगर बेनिफिशियरी अकाउंट दूसरे का ही है, मान लीजिए अब एसबीआई से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई से एसबीआई ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं बाहर का बैंक, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, तब आप लोगों को प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ता है। जो कितना ट्रांजैक्शन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी जनवरी 1, 2020 से बैंक हैव बीन एडवाइज्ड डू नॉट लेवी एनी चार्जेस फ्रॉम द सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर्स फॉर एनी फंड्स ट्रांसफर इनिशिएट ऑनलाइन। यहाँ पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एसबीआई बैंक का खाता है और आप घर में बैठ के ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट बैंकिंग या फ़ोन बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और मैंडेटरी आप लोगों को एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, फिर आप लोगों को इनवर्ट आउटवर्ट कहीं भी कोई भी पैसे नहीं लेंगे। पर आप लोग मान लीजिए ऑनलाइन आप लोगों को इंटरनेट बैंकिंग आता नहीं है, कि आप लोग अभी भी इनेबल नहीं किए, और आप बेंच पे जाके, बैंक ब्रांच में जाके जहाँ पे आप लोग खाता है वहाँ नॉर्मली मतलब मैनुअली फॉर्म फिलअप करके बेनिफिशियरी डिटेल्स सब कुछ डाल के फिर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर आप लोगों को चार्ज लगेंगे, और कितना चार्ज लगेंगे वो इस स्लाइड में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या है, अप टू 10,000 है ₹2.5, इसके अलावा जीएसटी लगेगा। 10,000 से 1 लाख पैसे लेंगे ₹5, इसके अलावा जीएसटी एप्लीकेबल है। और 1 लाख से 2 लाख अगर होगा तो ₹15, उसके साथ जीएसटी लगेगा। और 2 लाख से ऊपर अगर होगा तो ₹25, उसके साथ जीएसटी होगा। पर नॉर्मली 2 लाख से ऊपर हम लोग आरटीजीएस करते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे, फिर आप लोगों को ईजी होगा उस लेक्चर के बाद इस लेक्चर को टैली करने के लिए। क्या क्या डिफरेंस है एनईएफटी आरटीजीएस आप लोग इजीली समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि दोनों टॉपिक डिस्कस हो गया, और ये दोनों एज ओल्ड है क्योंकि IMPS वीवा ये लोग बाद में आए हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट जो थिंग है आप लोगों से डिस्कस करना है, सी पॉइंट, दैट्स रिगार्डिंग इंडो नेपाल
remittance facility. The details about charges applicable for transferring funds from India to Nepal using the NEFT system अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट आरबीआई। मतलब ये जो चार्जेस हम डिस्कस किए फिलहाल ये सब इंडिया के लिए है, मतलब इंडिया के अंदर जो है विद इन द कंट्री चार्जेस। अभी इंडो नेपाल जो एक स्पेसिफिक वन वे ट्रांसफर होता है फंड ट्रांसफर ऑफ इंडिया टू नेपाल, जो मैक्सिमम कितना होता है वो हम बोल दिए आप लोगों को। कैश रेमिटेंस के लिए 50,000 और इंडो नेपाल के लिए मैक्सिमम 50,000 ही था पर ट्रांजैक्शन पहले। अभी कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं और क्या क्या प्रोसेसिंग चार्जेस एंड ऑल, ये आप लोग आरबीआई के वेबसाइट अगर जाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इंडिया से नेपाली पैसे ट्रांसफर होता है और वही वन वे, नेपाल टू इंडिया नहीं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली है 50,000 पर ट्रांजैक्शन नेपाल के लिए। फिर भी आप लोग चाहे तो एक बार गूगल करके या आरबीआई वेबसाइट जाइए, मिला लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेरी को। ठीक है।